फ्रेंड्स, पीओ रूल 2024 आया है और बहुत सारा कन्फ्यूजन इसके बारे में ये बना हुआ है कि क्या पीओ रूल्स 2024 के जो नियम अपडेट किए गए हैं वहाँ से 2025 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर नहीं। तो ये सारे जो भी डाउट आपके मन में बने हुए हैं उन सारे डाउट को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पीओ रूल 2024 के होंगे उसको भी हम कवर करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो एमसीक्यू का सीरीज है पीओ रूल 2024 का, इसको हम 2 से 3 वीडियो में कवर करेंगे और सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे जो कि सीधे आपके परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं यदि कोई सर्किल नया अपडेट वाला कंटेंट लेता है। तो इसके पहले वीडियो शुरू करें, एक महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आप 2025 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो जीपी बुक सिंडिकेट ने 2025 में नया कैटलॉग जारी किया था जिसपे हमने बताया था कि हम 3 टाइप का बुक इस वाले एलडीसी में मतलब 2025 के लिए जारी कर देंगे। तो सारे बुक को हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है और किसी भी टाइप का बुक यदि आप परचेस करना चाहते हैं एलडीसी एग्जाम 2025 के लिए, 2026 के लिए या आने वाले कई वर्षों में एलडीसी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट भी परचेस कर सकते हैं। बुक परचेस करना चाहते हैं, बुक के बारे में जानकारी चाहते हैं, कुछ डेमो चाहते हैं, कितने का मिलेगा, कैसे ऑर्डर करना है, मैं स्क्रीन पर एक नंबर लिख रहा हूं, उसको नोट करके उस पर आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 8815 61 81 45 8815 61 81 45 पर संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये तो रहा जीपी बुक सिंडिकेट का जो नया कैटलॉग 2025 में आया है उसके बारे में। साथ ही साथ यदि आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, मतलब आपको वीडियो लेक्चर चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, मैथ की क्लासेस चाहिए, रीजनिंग की चाहिए, जीके की क्लासेस चाहिए, लाइव क्लासेस चाहिए, रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए, तो जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम करता है और पिछले 5 सालों में हमने एलडीसी के लिए हजारों सिलेक्शन दिए हैं। अब सिलेक्शन की बारी आपकी है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो आपको मौका दे रहा है उसको भुनाने की बारी आपकी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में पीओ रूल 2024 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, लगभग 40-45 क्वेश्चन करेंगे। आगे और बहुत सारे वीडियो आएंगे, उनको भी हम कवर करेंगे और उनपे भी सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं। देखिए, मेरा एक्सपीरियंस जो है पिछले 5 से 6 सालों का है, तो मैं ये बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन सा सर्किल पीओ रूल 2024 के क्वेश्चन लेगा या फिर कौन सा सर्किल पुराने अपडेट के हिसाब से क्वेश्चन लेगा। एक चीज जरूर मैं आपको क्लियर करके बता देता हूं कि आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको दोनों टाइप के कंटेंट को पढ़ के जाना पड़ेगा। देखिए, जो भी पीएसए के एग्जाम, पोस्टमैन मेल गार्ड, एमटीएस के एग्जाम है वो डिसेंट्रलाइज एग्जाम है और डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि सर्किल ही इसे डिसाइड करेगा। तो टोटल 23 सर्किल है। कुछ सर्किल एक्टिव रहते हैं जिनको कि अपडेट के बारे में जानकारी होता है तो अपडेट वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। कुछ सर्किल इन सारी चीजों को डाटा एकत्रित करके नहीं रखते हैं तो पुराने क्वेश्चन ले लेते हैं। हालांकि एक चीज आपको करना है, आपको दोनों चीजें पढ़ के जानी है और यदि क्वेश्चन का उत्तर आपके हिसाब से नहीं देता, आपने सिलेबस देखा हुआ है, तो उसके ऊपर आप क्लेम करके क्वेश्चन को कैंसिल करवा सकते हैं, क्वेश्चन के ऊपर बोनस अंक भी ले सकते हैं। क्योंकि अभी तक जो है पीओ रूल 2024 आपके सिलेबस में नहीं जोड़ा गया है, लेकिन आपको साइट पर जाके कुछ चीजें चेक करते रहना है कि वो चीज साइट पर अपडेट किया गया है या फिर नहीं। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है वो पीओ रूल 2024 का आपसे पूछा गया था। मैच द बिजनेस आवर पीओ एज पर रेगुलेशन 3 पीओ रूल 2024 की जो डाकघर का वर्किंग आवर है उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पहला पूछा गया है कि डाकघर विनिमय 2024 के नियम 3 के अनुसार व्यवसायिक घंटों का आपको मिलान करना है कि वर्किंग आवर बढ़ा दिए गए हैं। जैसे सेविंग बैंक का काम कितने घंटे होगा, कस्टमर इंक्वायरी करना चाहता है तो कब से कब तक कर सकता है,
पीएलआई हो गया, आरपीएलआई हो गया, आरएल मतलब रजिस्टर लेटर का बुकिंग करता है तो उसका टाइमिंग क्या होगा। इसके अलावा मनी ऑर्डर है, अदर टाइप के कुछ काम है वो कितने घंटे तक किया जाएगा। बचत बैंक, पूछताछ, पीएलआई, आरपीएलआई, एमओ संबंधित काम के लिए आपको मैच करना है और ये हमको बताया गया है रूल नंबर 3 पी रूल 2024 में। तो आपको एक चीज क्लियर होना चाहिए कि देखिए अभी जो है सेविंग बैंक का काम, इसके अलावा आपका पीएलआई, आरपीएलआई का काम, इसके अलावा मनी ऑर्डर का काम, ये तीनों जो मैं आपको बता रहा हूं ये 6 घंटे कर दिया गया है। पहले कुछ कम समय था लेकिन अभी सारे काम चाहे सेविंग बैंक हो, पीएलआई, आरपीएलआई हो, मनी ऑर्डर हो, ये सारे काम 6 घंटे किए जाएंगे। तो आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा कि सेविंग बैंक से रिलेटेड हो जाएगा आपका 6 आवर, पीएलआई का भी 6 आवर हो जाएगा, इसके अलावा एमओ भी 6 आवर हो जाएगा और जो इंक्वायरी है वो एंटायर वर्किंग आवर मतलब जो भी डाकघर का कार्यकाल है कितने भी समय कस्टमर कर सकता है। तो हमें कहां पर दिखाई दे रहा है कि भाई ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है कि ए का 1 होगा, इसके अलावा बी का जो है 2 होगा, सी का भी 1 होगा और डी का भी 1 होगा। तो कौन सा सुटेबल ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पिक करते हैं। Which authority has the power to issue philatelic material under PO Act 2024? डाकघर अधिनियम 2024 के तहत फिलाटेलिक सामग्री जारी करने का अधिकार जो है वो किस प्राधिकरण के पास है, देख लेते हैं। ये रूल नंबर 12 था पीओ रूल 2024 का। रीजनल हेड मतलब क्षेत्रीय प्रमुख या फिर सर्किल हेड पीएमजी के पास है, डीजी पोस्ट के पास है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डीजी पोस्ट। फिलाटेलिक सामग्री जारी करने का अधिकार केवल डीजी पोस्ट के पास है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हु इज ऑथराइज्ड टू स्पेसिफाई द बिजनेस आवर पोस्ट ऑफिस विद इन देयर जुरिडिक्शन? अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर कारोबारी घंटे मतलब बिजनेस आवर को निर्दिष्ट करने के लिए किसे अधिकार दिया गया है? आपको पता होना चाहिए, हमने पीओजी 1 में भी इसके बारे में देखा हुआ था कि जो सर्किल हेड होते हैं वो जो है वर्किंग आवर तय करते हैं अपने अधिकार क्षेत्र में जो भी डाकघर आते हैं। और इस पर कुछ और भी एड ऑन किए गए हैं, जैसे सर्किल हेड के अंतर्गत जो ऑफिसेस आते हैं उनका वर्किंग आवर या बिजनेस आवर तय कर सकते हैं। इसके अलावा रीजनल हेड भी तय कर सकते हैं, डिविजनल हेड भी तय कर सकते हैं। तो 3 का जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, बाकी सारे विकल्प गलत हो जाएंगे, ना तो डीजी होगा, ना तो सेक्रेटरी पोस्ट होगा और ना तो मेंबर पीएसबी के होंगे। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। और ये जो सीरीज रहेगा ये 2-3 वीडियो में चलेगा। हर एक वीडियो में 40 से 45 क्वेश्चन करेंगे और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ताकि आप यदि परीक्षा में जाएं और अपडेट वाला सर्किल क्वेश्चन पूछ लेता है तो उस क्वेश्चन को आप पिक कर पाए। हु इज अथॉरिटी टू स्पेसिफाई बिजनेस आवर पोस्ट ऑफिस संडे एंड हॉलीडे? कि रविवार को या डाकघर के छुट्टी के दिन कौन सा डाकघर खुलेगा, क्या उसके व्यवसायिक घंटे होंगे, ये तय करने का अधिकार किसको दिया गया है? ऑप्शन 1 देख लेते हैं, पोस्ट मास्टर जनरल, इसके अलावा सेक्रेटरी पोस्ट, इसके अलावा सर्किल हेड, रीजनल हेड, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है कि सर्किल हेड के पास ये पावर है कि वो रविवार या पीओ हॉलीडे के दिन भी डाकघर को खुलवा सकते हैं, उनका जो भी कार्यकाल का समय है उसको तय कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपडेट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैंने थ्योरी वाला पीडीएफ भी जो भी पेड बैच के स्टूडेंट है उनको प्रोवाइड करा दिया है और थ्योरी में केवल वही चीजें मैंने डाल रखी हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, तो ऊपर से एक बार पढ़ के जा सकते हैं, है ना। अब इतना कुछ पूरा पढ़ के नहीं जाना है क्योंकि बिल्कुल भी आपके सिलेबस में अभी ऐड नहीं किया गया है। बस इतनी सारी चीजें हैं कि जो चीजें आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस में अपडेट कर दी जाएंगी और वो चीजें आपके परीक्षा में आएंगी तो उन पर आप क्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके लिए रेफरेंस जो है वो साइट दिया गया। तो मतलब साइट आपको चेक करते रहना है कि कुछ अपडेट हुआ है या फिर नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और यहां पर बोला है पीओ विनिमय 2024 के अनुसार घरेलू वस्तुओं पर मतलब डोमेस्टिक आर्टिकल पर पता पंक्ति के बीच निर्धारित डिफरेंस क्या होगा। मतलब जब आप एड्रेस लिख रहे हैं, ये एक लाइन हो गया, दूसरा लाइन हो गया, तीसरा लाइन हो गया, इस लाइन के बीच में कितना डिफरेंस तय किया जाएगा
इसके बारे में पूछ रहा है। रूल नंबर 18 है पीओ रूल 2024 का। क्या पूछ रहा है भाई कि जो भी आप एड्रेस लिख रहे हैं, जो नोट कर रहे हैं, उस पर क्या डिफरेंस होगा, कितने mm का होगा। देखिए, मोर देन 5 mm, लेस देन 1 mm, मोर देन 1 mm एंड लेस देन 5 mm, यूनिफॉर्म मोर देन 10 mm। कि भाई 5 mm से अधिक होगा, 1 mm से कम होगा, 1 mm से ज्यादा होगा और 5 mm से कम होगा। जो भी एड्रेस का लाइनिंग रहेगा, उसका पंक्ति रहेगा, उसके बीच में डिफरेंस। तो ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग entities is allowed to sell, distribute postage stamp without violating the given rule। निम्नलिखित में से किन संस्था को दिए गए नियम का उल्लंघन किए बिना टिकट बेचने, वितरित करने का अनुमति दिया गया है। कि टिकट जो है केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन से ही सेल किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि उसका ही इस पर 100% का अधिकार होता है। इसके अलावा कोई भी दूसरा संस्थान ये काम नहीं कर सकता। तो ऑप्शन 1 में बोला है एन इंस्टीट्यूट रिक्रिएशन ऑफ डिफेंस सर्विस पर्सनल, रक्षा सेवा कार्मिक मनोरंजन के लिए एक संस्थान ऐसे टिकट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। इसके अलावा केवल महानिदेशक से पूर्व अनुमति लेकर ही इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। कोई अस्पताल है, सेनेटोरियम है, अन्य कोई संस्थान है इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। कौन सा उत्तर हो जाएगा? ना तो ए होगा, ना तो बी होगा और ना तो डी होगा। कौन सा होगा? सी होगा। बचा कौन सा? सी। डीजी पोस्ट के अनुमति से ही ये सारे टिकट सेल किए जा सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। रूल नंबर 8 है पीओ रूल 2024 का। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट कॉमरेटिव स्टाम्प इज करेक्ट। कॉमरेटिव स्टाम्प से रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। 2 स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से देख लेते हैं, पहले पढ़ते हैं और उसके बाद फिर सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा विकल्प जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए, स्टेटमेंट नंबर 1 क्या बोल रहा है? नो पोस्टेज स्टाम्प शैल बी इशू ऑन लिविंग पर्सनालिटी, कि कोई जीवित व्यक्ति है उसके ऊपर कोई भी कॉमरेटिव स्टाम्प जारी नहीं किया जा सकता। स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई जीवित व्यक्ति है उसके ऊपर कोई भी कॉमरेटिव स्टाम्प जारी नहीं किया जा सकता। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया। स्टाम्प डिजाइन डिनोमिनेशन शैल बी अप्रूव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कि जो भी स्टाम्प जारी किए जाएंगे उन पर जो डिजाइन होगा, जो डिनोमिनेशन होगा, इसका अनुमोदन का काम केंद्र सरकार करता है। दोनों बातें सही है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो कौन सा विकल्प? 1 स्टेटमेंट करेक्ट, गलत हो जाएगा। 2 स्टेटमेंट करेक्ट, गलत हो जाएगा। 1 and 2 आर करेक्ट, 1 और 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द मैक्सिमम नंबर कैरेक्टर पर एड्रेस लाइन और इंटरनेशनल पोस्टल आइटम एक्सक्लूडिंग स्पेस बिटवीन वर्ड, अंतरराष्ट्रीय डाक वस्तु पर प्रति पता पंक्ति में वर्णों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 50 कैरेक्टर, 40 कैरेक्टर, 30 कैरेक्टर, अनलिमिटेड। कौन सा विकल्प हो जाएगा? ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 40 कैरेक्टर जो है पर पंक्ति में आप मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर बी हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हु शैल एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ फिलाटेली एडवाइजरी कमेटी। फिलाटेलिक सलाहकार समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? रूल नंबर 15 है पी रूल 2024 का। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन जीपी बुक सिंडिकेट के किताब में डाल दिया गया है। आपको चाहिए, स्क्रीन पर पट्टी चल रही है, जीपी बुक सिंडिकेट का ऑफिशियल नंबर दिया है, वहां से कांटेक्ट करके ये सारे टाइप के बुक आप परचेस कर सकते हैं। पोस्टमैन, मेलगार्ड, एमटीएस के लिए कॉमन एग्जाम का बुक हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा मास्टर गाइड थ्योरी अवेलेबल है, जिस पर आपको पूरा विस्तार में जानकारी डिपार्टमेंटल पोर्शन केवल दे दिया गया है।
जो ऑल इन वन बुक परचेस करेंगे उनके लिए ये भी सवाल होता है कि सर हमने थ्योरी तो कवर कर लेना लेकिन एमसीक्यू, तो उसके लिए हमने ऑल इन वन एमसीक्यू मास्टर गाइड लॉन्च किया है। कोई एमसीक्यू परचेस करना चाहता है एमसीक्यू ले सकता है, इसके अलावा थ्योरी परचेस करना चाहता है थ्योरी ले सकता है। यदि केवल वो पोस्टमैन एमटीएस लेवल का थ्योरी और एमसीक्यू चाहता है तो पोस्टमैन एमटीएस का कॉमन एग्जाम का जो बुक है उसे परचेस कर सकता है। जिस भी टाइप का आपको बुक चाहिए नंबर पर कॉल करके पूरा जानकारी और अच्छे तरीके से क्लियर करके ही आपको ऑर्डर करना रहेगा। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 था और ये आपसे पूछा था कि फिलाटेलिक सलाहकार समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। डीजी पोस्ट बिल्कुल नहीं होंगे, सर्किल हेड नहीं होते हैं, सेक्रेटरी पोस्ट नहीं होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन वर्तमान में श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, तो मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन जो भी संचार मंत्री होगा वही जो है फिलाटेलिक सलाहकार समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। खतरनाक पदार्थों से युक्त संदिग्ध वस्तुओं को संभालने की क्या प्रक्रिया होती है? व्हाट इज द प्रोसीजर हैंडलिंग सस्पेक्टेड कंटेनिंग डेंजरस सब्सटेंसेस? जो भी ऐसे पदार्थ हैं जो कि डेंजरस हैं, जिनको भेजना निषिद्ध किया गया है, उनको संभालने के लिए क्या प्रक्रियाएं बनाई गई है कि भाई इसे सावधानी से हम डिलीवर करेंगे? ऑप्शन ए हो जाएगा। इसे हम जैसे ही पता चलेगा कि इस पर कोई संदिग्ध आइटम रखा हुआ है इसे नष्ट कर देंगे। ऑप्शन नहीं, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ध्यान से समझिएगा। इसके अलावा ऑप्शन डी देख लेते हैं कि आरटीएस कर देंगे निरीक्षण के बाद, तो ये भी नहीं होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प होगा इंटरसेप्ट डिटेन इमीडिएटली। ऐसे आर्टिकल जिस पर कोई संदिग्ध आइटम होता है उसे तुरंत ही रोका जाएगा और हिरासत में लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा बी। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल स्क्रीन पर है। हु हैज अथॉरिटी टू डिटरमाइन द प्राइसेस ऑफ स्पेशल राखी एनवलप? विशेष राखी लिफाफों की कीमत निर्धारित करने का अधिकार? डीजी पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, सर्किल हेड कौंसल, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट जवाब होगा कि राखी लिफाफे, स्पेशल राखी लिफाफे जो जारी किए जाते हैं उसका प्राइसिंग तय करने का अधिकार जो है वो सर्किल हेड के पास है, मतलब चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के पास है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 पे आ जाते हैं। अब आपको कुछ स्टेटमेंट दिया गया फ्रेंड्स और ये स्टेटमेंट रिलेटेड है डोमेस्टिक आर्टिकल से। तो क्या बोला है कि घरेलू वस्तुओं पर संबोधन के स्टैंडर्ड के संदर्भ में, मतलब जब भी आप एड्रेस लिख रहे हैं तो उस पर आपको कुछ स्टेटमेंट दिया है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बना के समझाता हूं कि कैसे एक आर्टिकल होगा और कैसे उस पर आपको स्टाम्प वगैरह और कहां पर मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। स्टाम्प ऑफ रैंक इंप्रेशन शैल बी अफिक्स मैक्सिमम एरिया 74 mm ऑन द अपर राइट हैंड कॉर्नर। ये वाला भाग जो है ये आपका हो गया राइट हैंड अपर कॉर्नर, और जो स्टाम्प चिपकाने का आपको एरिया बताया गया है वो है 74 mm। 74 मिलीमीटर के क्षेत्र में ही आपको स्टाम्प और फ्रैंक इंप्रेशन लगाना है। ये बात आपको पता चल चुका है। ऑप्शन नंबर ए जो है मतलब एक जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए स्टेटमेंट नंबर 2 पर आते हैं। आखिर स्टेटमेंट नंबर 2 बोल क्या रहा है, तो अब ध्यान से इसको समझिएगा फ्रेंड्स कि स्टेटमेंट नंबर 2 क्या बोल रहा है। चलिए ये हो गया स्टेटमेंट नंबर 2 के लिए डायग्राम। और बोला है अ जोन 10 mm अराउंड एड्रेस ब्लॉक शुड बी फ्री एनीथिंग प्रिंटिंग राइटिंग। ये आपका रेक्टेंगुलर वाला भाग है, आयताकार भाग है। अब बोला है कि कोई भी काम कर रहे हैं, प्रिंटिंग कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ चिपका रहे हैं, कुछ संलग्न कर रहे हैं, 10 mm का एरिया दाएं बाएं ऊपर नीचे से हर जगह आपको छोड़ कर रखना, मतलब ये फ्री जोन का स्पेस हो जाएगा। भाई मुझे तो दोनों ही स्टेटमेंट सही लग रहे हैं। 1 इज करेक्टेड नहीं होगा, 2 इज करेक्टेड नहीं होगा। बोथ सेंटेंसेस 1 and 2 आर करेक्टेड। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन, गिव मी राइट आंसर ऑन कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस स्टैंडर्ड एड्रेसिंग ऑन डोमेस्टिक आइटम
चूज करेक्ट ऑप्शन। घरेलू वस्तुओं के स्टैंडर्ड पता लिखने के संबंध में फिर से आपको दो विकल्प दिया है। अब आपको यह बताना है कौन सा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, लिफाफे के बाएं से, नीचे से और दाएं से कम आपको 15 mm का जगह छोड़कर ही प्रिंटिंग या कुछ राइटिंग का काम करना है। बिल्कुल ऑप्शन जो है एक करेक्ट हो जाएगा। बाएं से, दाएं से और नीचे से, ये जो मैं आपको बता रहा हूं स्पेस, इसको ध्यान रखिएगा कि ये 15 mm का स्पेस जो है आपको छोड़कर रखना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट देखिए, द एड्रेस ब्लॉक एड्रेसी, कि जब भी आप प्राप्तकर्ता का पता लिख रहे हैं तो आपको बताया है कि सेल है मिनिमम गैप 40 mm फ्रॉम टॉप। स्टेटमेंट 1 में मैंने आपको तीन चीजें बता दी। एक बता दिया कि भाई साहब आपको बाएं से, दाएं से 15 mm और नीचे से 15 mm छोड़कर लिखना है। अब स्टेटमेंट 2 में आपको बोल रहा है कि ऊपर से जब भी आप प्राप्तकर्ता का पता लिखते हैं तो 40 mm छोड़कर लिखना है। तो क्या लग रहा है भाई कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं? हां जी, दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 and 2 आर करेक्टेड, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर सी हो जाएगा। ना ए होगा, ना बी होगा, ना डी होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, एड्रेसिंग ऑन डोमेस्टिक आइटम नॉन एड्रेस इंफॉर्मेशन, जो कि एड्रेस से रिलेटेड नहीं होता है, सच है सेंडर कोड, अकाउंट नंबर टू बी प्रिंटेड इफ नेसेसरी। यदि जरूरत पड़ता है, जैसे कि सेंडर का कोड हो गया, कुछ अकाउंट नंबर हो गए, इनको कहां पर लिखना है, ये पी रूल 2024 रूल नंबर 18 का आपको नियम बताया गया है। कि बोला है पहला ऑप्शन, अबव द फर्स्ट लाइन ऑफ एड्रेस, बिटवीन सेकंड एंड थर्ड लाइन ऑफ एड्रेस, बिटवीन द लास्ट लाइन ऑफ एड्रेस, एनीवेयर इन द एड्रेस, कहीं भी इसे मेंशन किया जा सकता है। जब भी आप इससे रिलेटेड मतलब सेंडर का कोड वगैरह मेंशन कर रहे हैं तो संबोधन की पहली पंक्ति में इसे आपको मेंशन करना है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 ऑन योर स्क्रीन, जैसे हमने बोला था इंटरनेशनल पोस्टल आइटम के बारे में, अब सेम टाइप का क्वेश्चन है डोमेस्टिक पोस्टल आइटम के बारे में। आपको जब भी पता लिख रहे हैं तो प्रति पता पंक्ति में वर्णों की जो अधिकतम संख्या होगी वो 50 अक्षर, 40 अक्षर, 30 अक्षर या अनलिमिटेड होगी। कितनी होगी? तो सेम क्राइटेरिया है कि प्रति पंक्ति में जो आपका वर्णों का अधिकतम संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा 40 कैरेक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ एन एड्रेसी हैज कीज टू बी रेंटर अ पोस्ट बॉक्स, व्हाट एक्शन विल टेकन रिगार्डिंग एन आइटम एड्रेस टू दैट पोस्ट बॉक्स। कोई भी किराएदार पोस्ट बॉक्स को ले रखा है, बाद में पता चला कि अब वो है उस पोस्ट बॉक्स का किराया नहीं देता, मतलब उसका किराएदार नहीं रहा, तो इस वस्तु के संबंध में क्या कार्रवाई की जाएगी? इट विल बी सेंड टू आरएलओ, इट विल बी फॉरवर्ड एड्रेसी लास्ट नोन एड्रेस, इट विल बी आरटीएस रिटर्न टू सेंडर, इट विल बी डिलीवर्ड टू ऑफिस ऑफ पोस्ट मास्टर। कैसे आर्टिकल के साथ हम आरटीएस करेंगे, और हमने ये हम पहले भी देखा हुआ है। कहां पर देखा हुआ है? रूल नंबर 30 था पीओजी 1 का, आप जाके देखिएगा, वहां पर भी इससे रिलेटेड नियम बताया गया है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज टाइम लिमिट कंप्लेन रिगार्डिंग लॉस डोमेस्टिक आइटम। ये काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको किसी घरेलू आर्टिकल के संबंध में शिकायत करना है
तो उसके बारे में समय सीमा बताया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई डोमेस्टिक आइटम है तो ऑप्शन नंबर 1 में आपको बताया 30 डे डेटा पोस्टिंग, डेटा पोस्टिंग से आपको 30 दिन के अंदर, इसके अलावा 45 दिन के अंदर डेटा पोस्टिंग से 60 दिन के अंदर, इसके अलावा बुकिंग के 15 दिनों के भीतर आपको डोमेस्टिक आइटम के बारे में अभी नए नियम के अनुसार कंप्लेन करना है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 60 डेज फ्रॉम डेटा पोस्टिंग, मतलब 60 दिनों के अंदर जो है आपको कंप्लेन करना है किसी भी डोमेस्टिक आइटम के बारे में। लेकिन यहां पर एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जब भी कोई वस्तु प्राप्त हो चुका है और प्राप्त होने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि आर्टिकल जो है डैमेज है, मतलब क्षतिग्रस्त अवस्था में है, तो 2 दिन के भीतर आपको कंप्लेन करना है। ठीक है, डाक वस्तु प्राप्ति नहीं हुआ है तो 60 डेज के भीतर आप कंप्लेन कर सकते हैं। आपका आइटम प्राप्त हो गया है तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपका आइटम यदि क्षतिग्रस्त प्राप्त हुआ है तो 2 दिन के भीतर आपको डोमेस्टिक आइटम के बारे में कंप्लेन करना है। रूल नंबर 75 और 76 में इसके बारे में रूलिंग जो है आपको बताए गए हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 18 है। बोला है इंटरनेशनल आइटम मेंशन पीओ रूल 2024 विच द फॉलोइंग करेक्ट। डाकघर विनिमय के उल्लिखित अंतरराष्ट्रीय वस्तुओं पर संबोधन करने के जो भी नियम 2024 के रूप में बताए गए हैं उनमें से कौन सा सही है। चलिए देख लेते हैं। द नेम ऑफ प्लेस डेस्टिनेशन ओनली शैल बी रिटन कैपिटल लेटर। गंतव्य का नाम, डेस्टिनेशन का नाम केवल बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा। देखिए केवल गंतव्य का नाम बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला देखिएगा, द कंट्री और टेरिटरी डेस्टिनेशन शैल ओनली बी रिटन ए कैपिटल लेटर। गंतव्य देश या क्षेत्र का नाम केवल बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा। इसके अलावा बोथ द नेम ऑफ प्लेस डेस्टिनेशन, द कंट्री और टेरिटरी ऑफ डेस्टिनेशन शैल बी रिटन कैपिटल लेटर, कि भाई दोनों का गंतव्य स्थान हो गया, गंतव्य क्षेत्र हो गया, गंतव्य देश हो गया, गंतव्य क्षेत्र हो गया, दोनों का नाम जो है बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा। जो उपयुक्त आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, ध्यान रखिएगा। ये रहा आपका उत्तर। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछा था कि किस प्रकार के आइटम लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं किए जाएंगे, तो मैंने आपको ऑप्शन नंबर ए में बताया कि फ्रैंक आइटम, अकाउंटेबल आइटम, इसके अलावा रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर आइटम, पीरियोडिकल पोस्ट आइटम, ये सारी चीजें लेटर बॉक्स में नहीं डाली जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 है। आपसे पूछा है यदि कोई रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल पोस्ट, फ्रैंक आइटम लेटर बॉक्स में पोस्ट कर दिया जाता है, व्हाट हैपन इफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर आइटम, पीरियोडिकल पोस्ट आइटम, फ्रैंक आइटम आर पोस्टेड इन लेटर बॉक्स। यदि लेटर बॉक्स में ऐसे आर्टिकल को डाल दिया तो उसके साथ क्या कार्रवाई की जाएगी। दे विल बी ट्रीटेड पेड आर्टिकल, कि इसे हम पेड आर्टिकल के रूप में ट्रीट करेंगे। दे विल बी ट्रीटेड एज अनपेड आर्टिकल, कि इसे हम अनपेड आर्टिकल के रूप में ट्रीट करेंगे। दे विल बी आरटीएस इमीडिएटली, कि इसे हम तुरंत ही आरटीएस करेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही होगा, कि मैंने पहले ही बताया कि ऐसे आइटम को लेटर बॉक्स में नहीं डालना है, गलती से आपने डाल दिया तो ऐसे आर्टिकल को अवैतनिक डाक वस्तु के रूप में ट्रीट किया जाता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अकॉर्डिंग टू पीओ रूल 2024 ऑल अकाउंटेबल आइटम मस्ट बी। पीओ विनिमय 2024 के अनुसार सभी जवाबदेह वस्तुएं होनी चाहिए। डाक द्वारा प्रेषित करने के लिए लेटर बॉक्स में डाला जाए। जवाबदेह वस्तु का मतलब अकाउंटेबल आइटम, जैसे कोई आइटम जैसे सीओडी का आइटम हो सकता है या अन्य प्रकार की कीमती वस्तुएं हो सकती हैं, तो इस लेटर बॉक्स में नहीं डाला जाएगा। तो ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता। डाक द्वारा प्रसारण है तो डाकघर के काउंटर पर दिया जाएगा। ऐसे आइटम बिल्कुल विंडो ऑफ द पोस्ट ऑफिस दिए जाते हैं, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। देखिए हमारा यदि बेसिक क्लियर होगा तो आगे जाने का जरूरत नहीं होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बात है कि अकाउंटेबल आइटम जो है हमेशा विंडो ऑफ द पोस्ट ऑफिस ही पेश किया जाता है। फ्रेंड्स, who is authorized to designate a PO post office where service self booking kiosk is available,
उन डाकघरों को नामित करने के लिए कौन अधिकृत है जहां सेल्फ बुकिंग कियोस्क की सेवा उपलब्ध होती है? मतलब जहां पर स्वयं बुकिंग की सेवा कस्टमर कर सकता है, उसके लिए कौन अधिकृत किया गया है? डीजी पोस्ट, सर्कल हेड, रीजनल हेड, डिविजनल हेड। विच वन इज करेक्टेड? 22 का जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी, रीजनल हेड जो है इसके लिए ऑथराइज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का, पूछा है उन डाकघरों या अन्य स्थानों को नामित करने के लिए जहां स्मार्ट डिलीवरी बॉक्स की सुविधा उपलब्ध होती है, इनको नामित करने के लिए कौन सा प्राधिकारी अधिकृत किया गया है? डीजी पोस्ट, सर्कल हेड, रीजनल हेड, डिविजनल हेड। विच वन इज करेक्टेड? 23 का जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सर्कल हेड। तो देखिए सेल्फ बुकिंग सेवा के लिए आपका रीजनल हेड, और इसके अलावा स्मार्ट डिलीवरी बॉक्सेस जहां पर सर्विसेज बनाए गए हैं वहां पर इनको कौन से डाकघर में रखा जाएगा ये तय करेंगे सर्कल हेड। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, पीओ विनिमय 2024 के तहत घरेलू वस्तुओं के लिए जब तक इसे सही पते पर नहीं पहुंचाया जाता तब तक कोई वस्तु किसकी संपत्ति बनी रहेगी? अंडर द पीओ रेगुलेशन 2024 फॉर डोमेस्टिक आइटम अंटिल इट इज डिलीवर rightful addressee, an item shall be remain the property of sender, addressee, department of post, postal carrier। जब तक वस्तु को गंतव्य के पते पर नहीं भेजा जाता वो वस्तु जो है वो सेंडर का ही रहता है, मतलब उसी का संपत्ति बना रहता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, 25 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पीओ रूल्स 2024 which the following item prohibited being sent by domestic post? पीओ रूल 2024 के अनुसार कौन सा आइटम जो है घरेलू डाक द्वारा भेजे जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है? पहला बोला है लॉटरी ऑर्गेनाइज ऑथराइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो लॉटरी केंद्र सरकार आयोजित होती है उसे भेजने पर प्रतिबंध नहीं है, तो ऑप्शन एक नहीं होगा। देखिए अगला जो ऑप्शन है, डॉक्यूमेंट हैविंग करेक्टर करेंट पर्सनल एक्सचेंज बिटवीन पर्सन अदर देन सेंडर एंड एड्रेस और पर्सनल लिविंग विथ हिम, कि भाई अगर कोई भी आपने आर्टिकल का एक्सचेंज किया है और प्रेषक या फिर प्राप्तकर्ता या उनके साथ रहने वाले व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित कोई भी पत्राचार है, उससे रिलेटेड दस्तावेज हैं, तो उनको भेजने के लिए प्रतिबंध किया गया है। ये हमने पढ़ रखा है कि प्राप्तकर्ता और जो भेजने वाला है या फिर उनके साथ रहने वाले कोई अन्य व्यक्तियों के अलावा किसी और तीसरे व्यक्ति के संबंध में उस आर्टिकल में कोई भी रिटर्न करंट का पर्सनल आइटम होता है उसको भेजने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ये जो है प्रोहिबिटेड में आता है। ऑप्शन सी नहीं होगा। ऑप्शन सी को भेज सकते हैं, मतलब मुद्रा नोट हो गया, सिक्के हो गया, बैंक नोट, बीमक डाक से भेज सकते हैं, और जो बैटरीज होती हैं उनको भी आप सरफेस डाक से भेज सकते हैं। तो एक, इसके अलावा 3 और 4 में जो विकल्प दिए हैं उसे आप भेज सकते हैं, और जो विकल्प आपको बी में दिया है उसे आप नहीं भेज सकते, उसे हम प्रतिबंधित करके रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, अकॉर्डिंग टू पीओ रूल 2024 विच द फॉलोइंग आइटम प्रोहिबिटेड बीइंग सेंट बाय इंटरनेशनल पोस्ट आइटम? अंतरराष्ट्रीय डाक द्वारा भेजे जाने पर किसे प्रतिबंधित किया गया है? रूल नंबर 27 है पीओ रूल 2024 का, लॉटरी जो केंद्र सरकार आयोजित करती है, इसके अलावा ऐसे खतरनाक सामान जो कि मूल देश क्षेत्र के बीच में प्रेषित किए जाते हैं, इसके अलावा मुद्रा नोट, सिक्के, बैंक नोट बिना बीमाकृत वस्तु के रूप में प्रेषित किए जाते हैं। हमने एक चीज नोट डाउन पहले से की हुई है कि जब भी आप मुद्रा नोट, कॉइन्स, बैंक नोट इसे आप भेजते हैं तो केवल और केवल इंश्योर्ड पोस्ट के माध्यम से ही भेज सकते हैं। विच वन इज करेक्टेड? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्टेड। कौन सा प्रतिबंधित है? ऑप्शन सी जो है प्रतिबंधित है। बाकी एक चीज और ध्यान रखना है, ऑप्शन 1 प्रतिबंधित नहीं है, 2 नहीं है, और इसके अलावा 4 भी नहीं है। ऑप्शन सी ही केवल प्रतिबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 27 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शैल नॉट ट्रांसमिटेड बाय पोस्ट अनइंश्योर्ड लेटर पोस्ट आइटम? कौन सा बिना बीमाकृत डाक वस्तु में प्रेषित नहीं किया जाएगा? जैसे कीमती वस्तु, सोना चांदी, पीरियोडिकल बुक, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, स्टाम्प एंड फिलाटेलिक आइटम, कौन सा नहीं किया जाएगा? जो भी आइटम कीमती होंगे, गोल्ड होंगे, सिल्वर होंगे, 27 का ये हो जाएगा
ये आइटम बिना बीमा के आप नहीं भेज सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम पीरियड विच अनडिलीवर्ड अकाउंटेबल आइटम आर रिटेन एट रिटर्न लेटर ऑफिस, कि जो अनअकाउंटेबल आइटम रहेंगे, कि जो अकाउंटेबल आइटम रहेंगे उनको आप आरएलओ में कितने दिन तक रख सकते हैं। ठीक है, अवितरित है और अकाउंटेबल आइटम है, ठीक है, उनको कितने दिनों तक रख सकते हैं? 15 दिन हो गया, 45 दिन हो गया, 30 दिन हो गया, 60 दिन हो गया। मैं बात कर रहा हूं अनडिलीवर्ड अकाउंटेबल आइटम के बारे में। मैक्सिमम आरएलओ में डिटेन करने का जो टाइम लिमिट है फ्रेंड्स, वह 30 डे, 30 डे तक ही इसे आरएलओ में बनाकर रखा जाएगा, उसके बाद उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब देखिए, अभी जो मैंने आपको बताया वो था अनडिलीवर्ड अकाउंटेबल आइटम। अब अनडिलीवर्ड अनअकाउंटेबल आइटम के लिए आरएलओ में समय अवधि कितना है? 15, 45, 30 या 60? मैंने आपको आसान भाषा में क्वेश्चन समझा दिया है। आपको ध्यान रखना है अकाउंटेबल का 30 दिन है और अनअकाउंटेबल का 15 दिन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए करेक्ट है। रूल नंबर 67 में ये दोनों चीजें बताई गई हैं। The following category items shall be prohibited being transmitted as printed paper, literature or the blind। निम्नलिखित में से किस श्रेणी की वस्तुओं को मुद्रित पत्र और इसके अलावा अंधों के लिए साहित्य के रूप में प्रसारित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है? कौन से आइटम प्रिंटेड पेपर और ब्लाइंड लिटरेचर के रूप में नहीं भेजा जा सकता है? जैसे आइटम कंटेनिंग करस्पॉन्ड बियरिंग इंस्क्रिप्शन, पत्राचार शिलालेख वाले आइटम को नहीं भेज सकते हैं, ये बात आपको नोट करके रखना है। डाक टिकटों वाली वस्तुएं आप इन पर नहीं भेज सकते हैं, मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ये दोनों चीजें प्रिंटेड पेपर बीएलपी में आप नहीं भेज सकते, इसके लिए प्रोहिबिटेड लगाया गया है। ठीक है, निषेध के रूप में इसे तय किया गया है। ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जहां किसी वस्तु में कोई विस्फोटक, एक्सप्लोसिव, डेंजरस, इसके अलावा कोई ऐसा पदार्थ होता है जो कि हानिकारक है, गंदा है, या ऐसा डाउट होता है, ऐसे किसी चीज से जिससे मेल डाकघर के किसी अधिकारी को चोट लगना की संभावना भी होती है, तो ऐसे आर्टिकल के साथ क्या कार्रवाई करते हैं? पहला ऑप्शन बोला है कि भाई द आइटम शैल बी इमीडिएटली फॉरवर्डेड विदाउट इंस्पेक्शन, आइटम को बिना निरीक्षण के वापस किया जाएगा, तो गलत हो जाएगा। कि पता तभी चलेगा जब आइटम को हम निरीक्षण करेंगे, उसको खोलेंगे, उसको चेक करेंगे, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन 2 क्या बोल रहा है? ऑप्शन 2 को देख लेते हैं। आइटम को ट्रांसमिशन के पॉइंट पर रोका जाएगा, उसे डिटेन किया जाएगा और डाकघर के अधिकारियों को सूचित किया जाएगा कि इस आर्टिकल में कोई ऐसा एक्सप्लोसिव आइटम डाला गया है जो कि डाकघर से भेजने के लिए वर्जित किया गया है। तो हमने पहला क्या ऑप्शन अपनाना है? पहला विकल्प ये अपनाना है कि उसको हम उसी पॉइंट पर जहां पर हमें मिलेगा वहां पर रोकेंगे, उसे हम हिरासत में लेंगे और उसके बाद डाकघर के अधिकारियों को इसके बारे में सूचित करेंगे। जो उपयुक्त विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। ठीक है, आगे के विकल्प पढ़ने का जरूरत नहीं है क्योंकि बी नंबर का ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, बोला है जहां अधिनियम की धारा 9 के तहत किसी डाकघर अधिकारी द्वारा गैर कानूनी पाई गई कोई वस्तु खोली जाती है, तो ऐसे आइटम के साथ क्या कार्रवाई की जाएगी? मान लीजिए कोई आइटम जो है चेक करने के लिए खोल लिया गया, उस पर संदेह था कि इस पर कोई प्रोहिबिटेड आइटम डाल दिया गया है, जब खोला जाता है तो खोलने के बाद क्या कार्रवाई करेंगे? तो पहला बोला है कि वस्तु को तुरंत नष्ट कर देंगे, तो पहला बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा देख लेते हैं कि नोटिस शैल बी सेंड टू सेंडर, एक नोटिस हम सेंडर को भेजेंगे और यदि वह सेंडर का कोई भी पता नहीं मिलता, उसके बारे में जानकारी नहीं मिलता, तो इसके बारे में हम पाने वाले को नोटिस भेजेंगे। बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब। ऑप्शन सी में देख लेते हैं क्या लिखा है, आइटम बिना किसी सूचना के प्रेषक को वापस किया जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। वस्तु को आगे की जांच के लिए निगरानी में रखा जाएगा, ये भी नहीं होगा। जो उपयुक्त आंसर होगा, जब भी हम किसी वस्तु को ओपन करते हैं और कारण ये होता है कि उस पर कोई गैर कानूनी वस्तु होती है, तो उसके बारे में हम एक नोटिस प्रेषक को भेजते हैं, प्रेषक नहीं मिलता तो प्राप्तकर्ता को भेजते
है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट इज द टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम अकाउंटेबल शैल बी इशू डिलीवरी इफ इट इज नॉट डिलीवर फर्स्ट प्रेजेंटेशन? कि पहली प्रस्तुति में यदि कोई जवाबदेह वस्तु मतलब अकाउंटेबल आइटम वितरित नहीं की जाती है, सीओडी वाले आइटम जैसे हो गया, एक बार डिलीवरी के लिए ले गया तो उसे हम अधिकतम कितनी बार डिलीवरी के लिए जारी करेंगे? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। कोई भी अकाउंटेबल आइटम है, ठीक है, कोई महंगा आइटम है, कोई पैसे से रिलेटेड आइटम है, उसको हम केवल मैक्सिमम 2 बार ही डिलीवरी के लिए जारी कर सकते हैं यदि पहले प्रस्तुति में उसका वितरण संभव नहीं होता है। तो कौन सा विकल्प? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, यदि कोई जवाबदेह वस्तु मतलब अकाउंटेबल आइटम 2 प्रयासों के बाद भी वितरित नहीं की जाती है तो उसके साथ क्या कार्रवाई करेंगे? रूल नंबर 42 है, आइटम को डिलीवरी के लिए फिर से जारी किया जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। मैंने अभी अभी आपको समझाया कि मैक्सिमम 2 बार ही किसी अकाउंटेबल आइटम को वितरण के लिए जारी किया जाता है। यदि 2 बार के बाद भी वितरित नहीं होता तो उसे हम आरटीएस करेंगे, ये भी नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, आइटम को किसी भी परिस्थिति में दोबारा डिलीवरी के लिए जारी नहीं किया जाएगा, उसे डाकघरों में कुछ दिन के लिए बनाकर रखा जाएगा। यदि प्राप्तकर्ता उस आर्टिकल को कलेक्ट करता है डाकघर से तभी आर्टिकल डिलीवर हो पाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिर से अकाउंटेबल आइटम के रूप में क्वेश्चन है। अब बोला है कि यदि किसी अकाउंटेबल वस्तु के आवरण के बाहरी भाग से कोई ऐसा संदेह रहता है कि इसके साथ कुछ छेड़छाड़ किया गया है तो वहां पर हम आइटम को किस प्रकार से डील करेंगे? रूल नंबर 43 है। क्या बोला? आइटम को बिना खोले प्रेषक को हम डिलीवर करेंगे, वापस करेंगे। तो ये भी नहीं होगा कि जब भी किसी आर्टिकल पर कोई ऐसा हमें प्रतीत होता है कि उस पर कोई छेड़छाड़ किया गया है तो हम उसको पोस्ट मास्टर की उपस्थिति में खोलते हैं। उसके लिए हम एक लिस्ट तैयार करते हैं और उस आर्टिकल को डिलीवर करते हैं प्राप्तकर्ता को, लिस्ट में हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता का लेने के बाद। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। द आइटम शैल बी ओपन एट द पोस्ट ऑफिस प्रेजेंस ऑफ पोस्ट मास्टर, इट कंटेंट एंटर इन इन्वेंट्री एंड साइन बाय एड्रेसी। यदि प्राप्तकर्ता को लगता है कि सही आइटम है तो कलेक्ट करेगा और सिग्नेचर करेगा एक इन्वेंट्री में। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्षतिग्रस्त स्थिति में जो घरेलू अकाउंटेबल आइटम होते हैं, नोटिस पर डिलीवरी लेने के लिए डाकघर में उपस्थित होने का समय सीमा क्या तय किया गया है? कि जब भी कोई अकाउंटेबल आइटम होता है उसके बारे में ऐसा प्रतीत होता है कि इस पर कोई डैमेज आर्टिकल है तो नोटिस जब प्राप्तकर्ता को भेजा जाएगा तो उस पर मेंशन किया जाएगा कि आपको 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन या 14 दिन के अंदर इस आर्टिकल को कलेक्ट करना है। जो समय सीमा नियम के अनुसार बताया गया है वो है 7 दिन का। कोई भी डोमेस्टिक अकाउंटेबल है तो 7 दिन का समय है। अगर कोई आइटम इंटरनेशनल है तो उसके बारे में जो समय सीमा है वो 15 दिन का है। मतलब 37 में जो क्वेश्चन था वो हमने आपको क्लियर कर दिया है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट बी डन बिफोर डिलीवरिंग अकाउंटेबल आइटम? पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सिमिलर आइटम। पासपोर्ट डिलीवर कर रहे हैं, कोई ड्राइविंग लाइसेंस डिलीवर कर रहे हैं, पैन कार्ड डिलीवर कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको डिलीवर करने से पहले कुछ चीजें कंपलसरी होती हैं, जैसे प्राप्तकर्ता को रसीद पर हस्ताक्षर, प्राप्तकर्ता के पहचान का सत्यापन करना, मतलब जिस व्यक्ति का वो पासपोर्ट है उसी का है या फिर नहीं। तो ये बिल्कुल ये कार्रवाई की जाएगी कि आपको पहले क्लियर करना है कि वो पासपोर्ट उसी प्राप्तकर्ता है का है कि नहीं है। उसके लिए आपको आईडी कार्ड लेना है, वेरीफाइड करना है, उसके बाद उस पासपोर्ट को डिलीवर करना है। ऑप्शन 1 नहीं होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी को देख लेते हैं, द आइटम मस्ट बी फॉरवर्ड पुलिस फॉर वेरिफिकेशन, ये भी नहीं होगा। आइटम को ओपन करेंगे, ये भी नहीं होगा। ऐसा हमें ऑप्शन नंबर 4 में बताया गया है। तो जो उपयुक्त आंसर होगा, हम उस आर्टिकल को डिलीवरी से पहले उसका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। बोला है, विदेश डाक से प्राप्त किसी वस्तु के लिए देय डाक शुल्क कहां पर लिया जाना चाहिए? वेयर शुड बी ड्यू बी चार्ज फॉर एन आइटम रिसीव बाय फॉरेन पोस्ट? द डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस, लोकल पोस्ट ऑफिस फॉर सेंडर, ओनली बाय फॉरेन पोस्ट ऑफिस, थ्रू विच पासेस? केवल विदेश डाकघर पर, केवल विदेश डाक पर जो चार्ज है वो
कलेक्ट किया जाता है फॉरेन पोस्ट ऑफिस में, जिस फॉरेन पोस्ट ऑफिस से होकर वो आइटम गुजरता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि विदेशी आर्टिकल पर चार्ज का काम जो है वो कौन करता है, केवल और केवल फॉरेन पोस्ट ऑफिस ही करता है। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है और ये सीरीज अभी कंटिन्यू रहेगा और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम आगे कवर करने वाले हैं, तो इस सीरीज के लिए आप तैयार रहिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है, यदि किसी विदेशी डाक की कोई अवैतनिक वस्तु जिस पर टी स्टाम्प अंकित नहीं है, टी स्टाम्प अंकित नहीं है, किसी स्पष्ट त्रुटि के कारण विदेशी डाकघर द्वारा उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया, डिलीवरी के लिए डाकघर में कोई वस्तु प्राप्त हो गई है, तो उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी। कोई आर्टिकल फॉरेन का होता है तो यदि वह अनपेड होता है, अंडरपेड होता है, तो उस पर हम टी स्टाम्प लगाते हैं, और यदि टी स्टाम्प लगे बिना आर्टिकल आ गया और उस पर टैक्स भी नहीं लगाया गया है, तो डिलीवरी के डाकघर में हम ऐसे आर्टिकल के साथ क्या ट्रीटमेंट करेंगे। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन ए क्या बोला है। देय डाक शुल्क का भुगतान करने के बाद तुरंत वितरित करेंगे, उचित कर लगाने के बाद वस्तु को विदेश डाकघर में वापस किया जाएगा। कंडीशन मैंने आपको पहले ही बताया था, टी स्टाम्प नहीं लगा। टी स्टाम्प कहां पर लगाया जाता है, जो फॉरेन के आर्टिकल अनपेड होते हैं उस पर लगाया जाता है। नहीं लगा और नहीं लगने के बाद आर्टिकल आ गया, उस पर टैक्स भी नहीं लगा, कहने का मतलब अनपेड है, अंडरपेड है, तो आर्टिकल को हम क्या करेंगे, उचित टैक्स के बाद वापस करेंगे विदेश डाकघर में। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने पीओ रूल्स 2024 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए हैं। ये पार्ट 1 का वीडियो है, आगे कुछ और वीडियोस आएंगे और आगे जो है आपको एनुअल रिपोर्ट से रिलेटेड भी कुछ वीडियोस मिलेंगे, तैयार रहिएगा। 2025 एलडीसी के लिए अब कुछ ही दिन का समय बचा हुआ है, मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, लगातार प्रैक्टिस आपको सफलता निश्चित रूप से दिलाकर जाएगी। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।